नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोबाइल का वीआईपी नंबर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर के गंगा जमुना परिसर में लगी 144 की धारा, पूरी बस्ती को किया गया सील। और उमरेड में एक अपराधी की हत्या की घटनाओं से दहला नागपुर जिला। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर मुंबई समता नगर साइबर सेल ने एयरटेल कंपनी का वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक करीब 10 से 15 लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल पर मैसेज भेजते थे। जो उनके संपर्क में आते उन्हें वो वीआईपी नंबर देने की बात करते थे। जब कोई वीआईपी नंबर की मांग करता तो उससे पहले पैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। ऐसे ही उत्तर मुंबई समता नगर साइबर सेल में एक शिकायतकर्ता ने 3 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने जब आरोपियों से संपर्क करना चाहा तो आरोपी इसे नजरअंदाज करने लगे और जब दिए हुए पैसे रिटर्न करने को कहा तो वो देने से मना कर दिया। मामला दर्ज करने के बाद एपीआई अनुराधा पाटिल ने जांच शुरू की और जाल बिछाकर संतोष गुप्ता और प्रेसित नार्वेकर को कांदीवली ठाकुर हाउस के पास से धर दबोचा। साइबर सेल ने आरोपी संतोष गुप्ता के पास से अलग अलग बैंक के 10 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, एक देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस भी बरामद किया था। इन दोनों से पूछताछ में जैन अहमद खान नामक मास्टरमाइंड आरोपी होने की जानकारी मिली। पुलिस ने जैन अहमद खान को डोंबिवली इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपी खान ने गोडैडी कंपनी के पास से एयरटेल कंपनी का डोमेन अपने पास रखा था। आरोपियों ने अब तक 15 लाख से ज्यादा ठगी की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3,500 और 4,500 रुपए में कुछ कंपनियों से 1 लाख के करीब डाटा बरामद किया गया है। साइबर सेल ने इनके पास से 2,10,000 की कैश बरामद की है। वीआईपी नंबर के बारे में केस दर्ज हुआ है हमारे पुलिस स्टेशन में। 19 जून को कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट को वीआईपी नंबर देने के बहाने एक्यूज़ ने व्हाट्सएप मैसेज किया था। कंप्लेंट ने भी उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद एक्यूज़ ने वापस उसे मेल किया था। मेल करने के लिए उसने एक्यूज़ ने अच्छी कंपनियों के जो ईमेल आईडीज़, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसका यूज़ किया। उसके वजह से कंप्लेंट को उस पर भरोसा हुआ और फिर कंप्लेंट ने वीआईपी नंबर के लिए स्टेप बाय स्टेप 3,33,000 इतना पैसा उसको पे किया। पे करने के बाद व्हाट्सएप नंबर जब बंद हुआ तब कंप्लेंट पुलिस में आए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद हम लोगों ने, हमारी टेक्निकल टीम ने उसका पूरा ये डाटा का स्टडी करके हम लोग नागपाड़ा वगैरह इस एरिया में पहुँचे। नागपाड़ा में एक घर हम लोगों ने ट्रेस किया। वहाँ पे हम लोग ने ऑब्जर्वेशन उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा घर को और फिर एक दिन एक्यूज़ को दबोच लिया। जब भी एक्यूज़ को दबोचा तभी एक्यूज़ के ताबे में हमें 10 सिम कार्ड, 6 मोबाइल और 8 एटीएम कार्ड मिले और उसी के साथ हमें एक कट्टा मिला, गावटी कट्टा मिला और 9 लाइव राउंड्स मिले। ये केस नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के अंडर दर्ज हुआ है। एक और जहां नागपुर शहर में हत्याओं का दौर जारी है, उसी तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों में हत्याएं हो रही हैं। बुधवार को उमरेड में एक अपराधी की हत्या कर दी गई। वहीं नरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत नरखेड़ मोवाड़ रोड पर एक 30 वर्षीय एक युवक की लाश मिली। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा उसका गला रेतकर हत्या किए जाने की जानकारी मिली है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उमरेड के मुल्ले लेआउट निवासी अपराधी पिंट्या उर्फ प्रवीण विनायक कठाने की मामूली बात को लेकर आरोपी आशीष सुरेश गजभिये ने ईंट से उसके सिर पर हमला कर हत्या कर दी। बाईपास रेलवे क्रॉसिंग के समीप बहिनाबाई नगर रोड पर दिन दहाड़े हत्या की यह घटना हुई। इस गंभीर घटना से उमरेड शहर में खलबली मच गई। इसके बाद आरोपी आशीष गजभिये ने उमरेड थाने पहुंचकर स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। उमरेड शहर में विगत 4 माह में हत्या की यह तीसरी घटना बताई गई। इसी तरह नरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत नरखेड़ मोवाड़ रोड पर एक युवक की लाश मिली। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा उसका गला रेत कर हत्या किए जाने की जानकारी मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अनिल जिट्टावार सहित नरखेड़ पुलिस थाने की टीम ने घटनास्थल को भेंट देकर निरीक्षण कर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया। मृतक का नाम शहजाद लईक शेख बताया गया। पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध आरोपी अनवर शेख वल्द शेख गफूर मिर्ची प्लॉट वार्ड 1 वरुड जिला अमरावती निवासी को अपने कब्जे में लेकर उससे हत्या के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की। उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए। गंगा जमुना परिसर में बुधवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में दाखिल हुआ। यह देह व्यवसाय करने वालों को लगा कि पुलिस ने बड़ी रेड की है, लेकिन इस बार पुलिस केवल छापेमारी करने नहीं गई थी। देखते ही देखते पुलिस वाहनों में बड़े पैमाने पर बैरिकेड्स लाए गए और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि यहाँ चल रहे देह व्यवसाय को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय नागरिकों को तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। हमने परिसर में धारा 144 लागू कर दी है। अब इस परिसर में कोई सेक्स रैकेट नहीं चलेगा। देह व्यवसाय के अड्डों और वहां व्यवसाय करने वाली महिलाओं ने माहौल इतना बिगाड़ दिया था कि नागरिकों के रिश्तेदार भी उनके घर आने से परहेज करते हैं। बच्चों की शादी नहीं होती, इसलिए हमने एक टीम गठित कर पूरे परिसर का मुआयना करवाया। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई जिसमें यह पता चला कि महिलाएं रास्ते से आने जाने वाले लोगों को अश्लील इशारे करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कम उम्र की लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यवसाय करवाने की जानकारी मिल रही थी। कोरोना संक्रमण के चलते नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी के साथ साथ घर की तलाशी शुरू कर दी गई है। कम उम्र की लड़कियों से देह व्यवसाय करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है कि रैकेट चलाने वाली महिलाएं राजस्थान और एमपी की है। कोई करने के लिए तैयार नहीं है। साफ दिखता रहेंगे हमका बराबर बसने वाले, हमारे बच्चों की जिंदगी संभाल लेंगे क्या? 10-20 हजार में 10 आदमियों का परिवार चल जाएगा क्या? चलने वाला है क्या? जिसके कमाने वाला नहीं है, आज का खाते हैं, कल का लिए नहीं है किसी के लिए। जिंदगी खराब हो गई, इनके लिए कौन क्या करेगा? हमारा भविष्य खराब हो गया। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अमरावती रोड लॉ कॉलेज चौक पर भीषण दुर्घटना हुई। चौराहा पार करते समय गैस सिलेंडर से लदे ट्रक ने ट्रैवल्स बस को टक्कर मार दी। बस की भिड़ंत एक कार से हुई। अनियंत्रित हुई बस डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में गिरिपेट निवासी डॉक्टर मंजिरी दर्शन दक्षिण दास और गुरुदेव नगर नंदनवन निवासी युवराज आकरे का समावेश है। जानकारी के अनुसार खुराना ट्रैवल्स की बस के चालक राव साहब गाड़ेकर सुबह 7 बजे के दौरान अमरावती रोड से पैसेंजर लेकर भोले पेट्रोल पंप चौक की तरफ आ रहे थे। लॉ कॉलेज चौक पार करते समय सिविल लाइन से तेज गति में शंकर नगर की ओर जा रहे ट्रक के चालक नारायण टेकाम ने बस को बीचों बीच जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस अनियंत्रित हो गई और मंजीरी की कार को टक्कर मार दी। इससे पहले कि चालक गाड़ेकर कुछ समझ पाते, बस डिवाइडर पर चढ़ गई। मंजीरी और बस में सवार युवराज आकरे जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सीताबर्डी पुलिस मौके पर पहुंची। पहले घायलों को अस्पताल रवाना किया गया। क्रेन की मदद से बस को डिवाइडर से हटाया गया और ट्रक भी जब्त किया गया। सीताबर्डी के थानेदार अतुल सबनीस ने बताया कि शाम तक चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाई थी। प्रकरण की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से अनलॉक की दिशा में नए आदेश जारी किए गए। राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट के अनुसार अब 15 अगस्त से सभी शॉपिंग मॉल्स और सभी तरह की दुकानें रात 10 बजे तक शुरू रखी जा सकेगी, किंतु दुकानों का संचालन करने वाले दुकानदार और वहां कार्यरत कर्मचारियों को वैक्सीन का डबल डोज पूरा होने की अनिवार्यता लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व मनपा आयुक्त की ओर से अनलॉक की दिशा में जारी आदेशों के अनुसार अब तक होटल्स को रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति तो दी गई थी, किंतु अन्य दुकानों को केवल रात 8 बजे तक ही छूट थी। अब नए आदेशों के अनुसार रात 10 बजे तक सभी तरह की दुकान शुरू रह सकेंगे, केवल शर्तों का पालन करना होगा। पार्सल सेवा 24 घंटे शुरू रखने की अनुमति भी दी गई है।
निजी कार्यालय भी 24 घंटे शुरू रह सकेंगे, किंतु इसके लिए संचालक को 3 स्तर पर 25-25% कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। आदेश के अनुसार खुले प्रांगण और लॉन्स, मंगल कार्यालय और होटल में विवाह समारोह करते समय बैठक व्यवस्था 50% रखी जा सकेगी। इसके अलावा कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय का पालन किए जाने की शर्त पर मंगल कार्यालय शुरू रखे जा सकेंगे। लॉन्स में विवाह समारोह उसकी क्षमता से 50% ही रखनी होगी। अधिक से अधिक 200 लोगों की उपस्थिति रह सकेगी, जबकि होटल्स और मंगल कार्यालय में अधिक से अधिक 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे। सरकार की ओर से शॉपिंग मॉल्स को तो छूट प्रदान की गई, किंतु सिनेमाघर, नाट्यगृह और मल्टीप्लेक्स को छूट देने से इनकार कर दिया गया। इसी तरह धार्मिक स्थल भी अगले आदेश तक लोगों के लिए बंद रहेंगे। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार की टालमटोल नीति का ही नतीजा है कि अब तक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उधारी का खेल खत्म नहीं हुआ है। चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 150 सीटों के लिए होने वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण से पहले मेडिकल के 25 से अधिक डॉक्टरों को उधारी पर भेजा जा रहा है। राज्य में 450 से अधिक अस्थायी सहायक प्राध्यापक कार्यरत है। उन्हें स्थायी करने के लिए वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हो सका। अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकों से स्थायी किए जाने पर रिक्त सीटों की समस्या से निजात मिल सकती है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जो स्थिति भाजपा सरकार में थी वही आघाड़ी सरकार में भी बनी हुई है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में निरीक्षण के लिए अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्राध्यापकों को भेजा गया था। अलीबाग मेडिकल कॉलेज में मान्यता के लिए मुंबई के प्राध्यापकों को वहां प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। अब चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज में होने वाले निरीक्षण के लिए मेडिकल से भेजे जाने वाले प्राध्यापकों की सूची तैयार की गई है। करीब 25 टीचर्स को प्रतिनियुक्ति पर चंद्रपुर जाने का आदेश जारी किया जा रहा है। जिले के किसान अब अपनी फसल की ई पीक पहाड़ी यानी ई फसल जांच मोबाइल ऐप पर पंजीयन कर पाएंगे। राजस्व विभाग ने ई फसल जांच के लिए स्वतंत्र मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन पर 15 अगस्त से किसान अपनी फसल का पंजीयन ऑनलाइन कर पाएंगे और जिले में फसल का एक्यूरेट रकबा का पता चल पाएगा, जिसके चलते आर्थिक जांच और कृषि का नियोजन करना संभव होगा। जिला अधिकारी विमला आर ने राजस्व व कृषि विभाग को समन्वय के साथ ई पीक पहाड़ी प्रकल्प को सफल बनाने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे बोल रही थी। एडिशनल कलेक्टर शिरीष पांडे, उप जिला अधिकारी सुजाता गंदे, जगदीश काटकर आदि उपस्थित थे। गंदे ने बताया कि यह प्रकल्प पहले 20 तहसीलों में प्रायोगिक तौर पर अमल में लाया गया था। उसके बाद सरकार ने राज्य भर में लागू करने का निर्णय लिया है। जिला अधिकारी ने बताया कि 14 अगस्त तक इस प्रकल्प के प्रशिक्षण प्रबोधन सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ऐप हस्तांतरण किया जाएगा। टाटा ट्रस्ट की सहायता से ऐप का निर्माण किया गया है। इस मोबाइल ऐप में किसान फसल की जानकारी भरेंगे, पटवारी फसल की जानकारी जांच करेंगे। इससे बुआई के सही समय की जानकारी ऐप के संकलित होगी। जानकारी पारदर्शी होगी। इसमें सहभागी किसानों की फसल बीमा के दावों के निपटारे की प्रक्रिया भी सरल होगी। फसल कर्ज मिलने में और आपदा से नुकसान पर भरपाई का आकलन भी तेजी से होगा। अमल में लाने के लिए राज्य स्तरीय, विभागीय, जिला और तहसील स्तरीय संनियंत्रण समिति गठित की गई है। स्मार्ट सिटी की परिवहन व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार द्वारा तय की गई ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन स्पर्धा के लिए अब स्मार्ट सिटी और मनपा की ओर से संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कैसी हो, इसमें सर्वोत्तम सुविधाएं कैसी उपलब्ध होगी, इसका आकलन किया जाएगा। बताया जाता है कि सर्वेक्षण के दौरान लोगों से संवाद कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विशेषतः सिटी में महामेट्रो की ओर से मेट्रो सेवा और मनपा की ओर से आपली बस सेवा शुरू की गई है, जिसका लोगों द्वारा लाभ लिया जा रहा है। इन सेवाओं को लोगों की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया जाएगा। जनता को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसमें सुधार के लिए आवश्यक उपाय योजना किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से पहल की है। सर्वे में स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधि लोगों की परिवहन व्यवस्था को लेकर आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वेक्षण में मिलने वाले प्रतिशत के आधार पर सार्वजनिक परिवहन सुरक्षित और सस्ती तथा अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद होगी। सर्वेक्षण के दौरान ईसाफ लिवेबल सिटी प्रोजेक्ट और तिरपुड़े कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के प्रतिनिधि में मदद करेंगे। जनता इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी कार्यालय में अपनी राय दर्ज करा सकेंगे। सिटी में महामेट्रो की ओर से मेट्रो रेल सेवा और मनपा की ओर से आपली बस सेवा दी जा रही है। इसके अलावा सिटी में बड़ी मात्रा में ई वाहनों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर्वेक्षण में लोगों की ओर से भावनाएं व्यक्त किए जाने के बाद इसमें सुधार करने में काफी मदद होगी। पहले से आर्थिक संकट से गुजर रही एसटी महामंडल के लिए पेट्रोल, डीजल, टायर और अन्य सामान की कीमतों में वृद्धि ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। संकट से उभरने के लिए अब महामंडल ने 100 किलोमीटर तक 25 रुपये किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यानी आने वाले दिनों में एसटी से यात्रा करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। कोरोना के काल में किराए में वृद्धि प्रवासियों के लिए भारी पड़ेगी। पहले और दूसरे लॉकडाउन में एसटी की सेवा पर ब्रेक लगा था। लॉकडाउन शिथिल होने के बाद तमाम तरह की पाबंदियों की वजह से यात्रियों की संख्या में इजाफा नहीं हो सका। पहले से ही 7,000 करोड़ के घाटे में चल रही एसटी के लिए अब किराया बढ़ाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। महामंडल ने किराए में 18% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर परिवहन समिति द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। यह किराया 100 किलोमीटर पर 25 रुपये ज्यादा होगा। एसटी महामंडल ने इससे पहले जून 2018 में किराया बढ़ाया था। अब ईंधन के दाम बढ़ने से किराए में वृद्धि भी जरूरी हो गई है। यदि प्रस्ताव मान्य किया गया तो फिर प्रवासियों की जेब हल्की होना तय है। मंगलवार की शाम को मेडिकल में ऑर्थो-ओटी में ब्रदर के साथ सर्जिकल इम्प्लांट विक्रेता द्वारा हाथापाई के बाद सभी नर्सें विरोध प्रकट करते हुए अधिष्ठाता कार्यालय के सामने जमा हो गई थी। घटना के बाद नर्सों के संगठन सहित मेडिकल के अधिकारी अजनी थाने में एक्स सर्जिकल कंपनी के सलमान पठान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन जब पुलिस ब्रदर कमलेश ताजने का बयान दर्ज करने के लिए उसे अलग कमरे में लेकर गई तो उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ब्रदर के इस हरकत से अधिकारी सहित संगठन के पदाधिकारी भी अचंभित रह गए। मेडिकल के अस्थिरोग विभाग की ओटीई में स्पाइन सहित अन्य सर्जरी होती है। इस वजह से इम्प्लांट विक्रेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन स्थिति ये है कि डॉक्टरों से ज्यादा इन्हीं लोगों का बोलबाला अधिक रहता है। आम मरीज या परिजन भीतर जाए तो उसे चप्पल जूते उतारने सहित ओटी के कपड़े पहनने को कहा जाता है, लेकिन सर्जिकल कंपनी वाले सीधे जूते पहनकर भीतर चले जाते हैं। ब्रदर कमलेश ताजने ने भी इसी हरकत की वजह से विक्रेता को टोका था। बाद में बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देर रात तक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया की गई, लेकिन जब बयान दर्ज करने की बारी आई तो ब्रदर पलट गया। उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए शिकायत वापस लेने की मांग की। सभी का यही कहना था कि जब मामला ही दर्ज नहीं कराना था तो फिर 3-4 घंटे तक नौटंकी क्यों की गई। मेडिकल के तमाम बड़े अधिकारियों द्वारा सपोर्ट के बाद भी ब्रदर पर कोई दबाव तो नहीं बना रहा था। अब यही सवाल भी खड़े होने लगा है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।